आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद आज 7वें दिन छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिल गया। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे। आदिवासी समाज के बड़े नेता और नए चेहरे विष्णुदेव साय पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भरोसा जताया और अब विष्णुदेव साय सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह का जल्द ऐलान हो सकता है। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने हाईकमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो घोषणा पत्र में किए हर वादे को निभाएंगे। पहले हम आपको उनकी बात सुना देते हैं, फिर कुरुक्षेत्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान के समीकरण भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो आपने सुना विष्णुदेव साय को। अब आपको विधायक दल की बैठक के दौरान की तस्वीर दिखाते हैं। इस बैठक में रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा था। हमारे वरिष्ठ साथी कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय जी का नेता के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नाम का विधायक दल के नेता के रूप में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, अरुण साहू जी ने उसका समर्थन किया है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम डिसाइड हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा? दोनों राज्यों में सीएम पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी चेहरे को सीएम बनाया गया। क्या एमपी और राजस्थान में ओबीसी या पिछड़े चेहरे को चुना जाएगा? क्या पुराने सीएम ही फिर से रखे जाएंगे या वहां भी नया सीएम तय होगा? आखिर बात कहां अटकी हुई है और आगे क्या होना है, इस पर अब शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट और अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। छत्तीसगढ़ में तो नाम से संशय के बादल खत्म हो गए, समझ में आ गया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश कब होगा नाम ऐलान? सबसे पहले प्राची जी, आपके मंच से मैं छत्तीसगढ़ के चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, छत्तीसगढ़ की जनता का और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ को उनका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया है और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरपंच से शुरुआत करते हुए विधायक के रूप में, फिर लोकसभा के सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हर प्रकार के प्रशासनिक और संगठन के अनुभव के साथ जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के बीच में काम करते विनम्र स्वभाव के हमारे विष्णुदेव जी को जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है कि एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी राष्ट्रपति बने। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जिसको 70 वर्षों तक नहीं मनाया गया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम शान से और पूरे देश में उसका एक प्रकार से उसको ले जाते हुए उसको सेलिब्रेट करे। और आज छत्तीसगढ़ को उनका पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है और निश्चित रूप से मोदी जी की दी हुई सारी गारंटियों को और छत्तीसगढ़ की जनता को दिए गए सारे वादे वो पूरा करेंगे। अब आते हैं, देखिए मध्य प्रदेश। मैं आपको रोकना चाह रही हूं शहजाद, चूंकि छत्तीसगढ़ में लगातार डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी खबर यह है कि 2 मुख्यमंत्री होंगे और अरुण साव का नाम तय हो रहा है। अरुण साव होंगे डिप्टी सीएम पहले और विजय शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अरुण साव मुख्यमंत्री पद की रेस में भी चल रहे थे। बड़े ओबीसी चेहरा हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कमान अरुण साव संभाल रहे थे। माना जा रहा था कि सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम अरुण साव जरूर बनेंगे और ऐसा ही हो रहा है। यानी आदिवासी प्लस
प्लस ओबीसी का जो फॉर्मूला है वो जरूर देखने को मिल रहा है। साथ ही एक सवर्ण चेहरे को भी लाया जा रहा है। विजय शर्मा को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यानी 2 डिप्टी सीएम होंगे विष्णुदेव साय के साथ। पहला नाम है अरुण साव का और दूसरा नाम है विजय शर्मा का। ये दोनों नाम तय हो गए हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में यूपी वाला ही है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम काम करेंगे। सीएम है विष्णुदेव साय, यानी आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय को आगे लाया गया है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर हो गया है और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अरुण साव डिप्टी सीएम होंगे और विजय शर्मा को भी छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आप शहजाद अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी से इसके मतलब समझूंगी। थैंक यू प्राची जी। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात है, हमारी पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत पहले से एक परंपरा और एक संस्थागत ढांचा है जिसके तहत ये निर्णय लिए जाते हैं। पहले पर्यवेक्षक जो है वो भेजे जाते हैं, वो विधायकों से बातचीत करते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, उनके तरफ से जो निर्णय लिया जाता है वो केंद्रीय कार्यालय को कम्युनिकेट होता है और उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगती है और वो निर्णय जो है वो जनता के बीच में आता है। तो 1-2 दिनों में ये सारी स्थिति मध्य प्रदेश राजस्थान की भी जो है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों बड़े राज्य हैं। वहां से विधायकों को कैपिटल तक पहुंचना पड़ता है, उनके साथ बातचीत होती है, विधायक दल की बैठक होती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से वो एक 1 लाइन रेजोल्यूशन भेज दिया, उसी को लागू करना है। शहजाद, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर होंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब लगभग जितने भी बड़े नाम हैं उनको कैसे सेट किया गया है, ये अब आपके सामने आ गया है। बीजेपी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। विष्णुदेव साय सरकार का चेहरा होंगे, यानी वो मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ 2 डिप्टी काम करेंगे। अरुण साव और विजय शर्मा का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो हैं वो विधानसभा के स्पीकर बन सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो चर्चा हम लगातार कई दिन से कर रहे थे, उसी के हिसाब से बीजेपी ने फॉर्मूला सेट किया है और ये सरकार का चेहरा कैसा दिखता है आपको? देखिए प्राची, आज दिन में भी हम लोग ये बात कर रहे थे और इंडिया टीवी पर तो कहानी कुर्सी की में हम लोग प्रतिदिन 2 घंटे यही बात करते हैं। बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी या पिछड़े इसके बीच का चयन करेगी। आपके साथ चर्चा में भी और लगातार मैं ये कहता था कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री यहां बनेगा। अब आदिवासी चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत थे, लेकिन विष्णुदेव साय क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता हैं जो कई बार लगता है ना कि जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाही चला रहे हैं, जो मोदी शाह तय कर लेते हैं, डंडा चला के और सबको लागू करवा देते हैं। ऐसा है नहीं। विष्णुदेव साय का पूरा परिवार घनघोर जनसंघी है। मतलब उनके पिता, उनके दादा, जैसे कहते हैं ना कि बाप दादा के जमाने से हम संघी हैं, तो विष्णुदेव साय बाप दादा के जमाने से संघी हैं। इनके पिताजी केदारनाथ साय जनसंघ से विधायक थे, तपकरा विधानसभा क्षेत्र से। इनके दादाजी बुधनाथ साय वो भी विधायक रहे। और सबसे अच्छी बात कि विष्णुदेव साय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस आदिवासी रणनीति के प्रमुख चेहरे हैं जिसको पूरे देश में संघ काम लगातार करता है, लेकिन जब तक राजनीतिक चेहरा नहीं मिलता, नेतृत्व नहीं मिलता, तब तक कोई राहुल गांधी जैसा आता है और मजाक उड़ा के चला जाता है कि भाई वो तो वनवासी कहते हैं, उनको तो आदिवासियों से कुछ लेना देना ही नहीं। तो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसकी समझ इस मामले में थोड़ी कम है, तो वो कुछ कह के चला जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां काम कर रहा होता है। और यही वजह है कि जब द्रौपदी मुर्मू रायसीना पहाड़ी पर बैठती हैं, तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अचानक बढ़ जाता है। किसान परिवार से आते हैं, संघी पृष्ठभूमि है, आदिवासी हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है, सबकी सहमति के नेता हैं। रमन सिंह ने भी जिनको तय था कि नहीं बनाया जाएगा, अब खबर आ रही कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। एक बेहतर चयन है। रमन सिंह का जो राजनीतिक अनुभव वो काम आएगा विधानसभा चलाने के लिहाज से। लेकिन रमन सिंह की भी सहमति इस नाम पर सबसे पहले हुई
तो जो दूसरे आदिवासी नाम थे वो इन वजहों से भी इस दौड़ में पीछे छूटे। पिछले लंबे समय से जो भाजपा संघ कार्यकर्ता सबसे चर्चा के बाद अंत में नरेंद्र मोदी ने इस नाम पर सहमति दी और विधानमंडल दल की बैठक में आपने देखा किसी तरह का कोई असहमति जैसी चीज नहीं दिखी। रमन सिंह ने प्रपोज किया, अरुण साव और बृजमोहन अग्रवाल ने उसका समर्थन। बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ ये नाम पास हुआ है। संजीव जी, छत्तीसगढ़ में तो संशय के बादल खत्म हो चुके हैं, सस्पेंस खत्म हो चुका है। इस फॉर्मूले को देखकर क्या कोई अनुमान आप राजस्थान के लिए लगा पा रहे हैं कि राजस्थान के लिए बीजेपी क्या सोच रही है? वसुंधरा तो लगातार तेवर दिखाई रही है। देखिए, बड़ा मुश्किल है कुछ भी अनुमान लगाना, लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि वसुंधरा रेस में नहीं है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नजर में। अब ये माना क्यों जा रहा है, इसके भी कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही एक कयास चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे तेवर दिखा रही हैं। वसुंधरा राजे भी इतना समझती हैं कि तेवर दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ है, 20 साल से, मतलब 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी, 20 साल से तो सर्वोच्च चेहरा रही है राजस्थान में बीजेपी का। तो जीते हुए विधायक वहां आएंगे, वो कुछ बात करेंगी और थोड़ा बहुत शायद मन में कसक होती भी हो कि भाई थोड़ा हम दिखाएं कि हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। लेकिन ये बात वसुंधरा राजे भी अच्छी तरह समझती है कि इस नेतृत्व में और आज के बीजेपी के दौर में शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं हासिल होने वाला। और एक जो दूसरे कयास चल रहे हैं कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, क्या कोई खेला हो सकता है, उस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। क्योंकि खेला होने की कोई संभावना अभी राजनीति में बीजेपी के साथ कोई खेला कर जाए वैसी संभावना इस समय है नहीं। अगर ये ऑपोजिट होता है इसका कि ये कांग्रेस की स्थिति होती तो खेला हो सकता था। अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किसकी मजाल कौन खेला किसके साथ कर सकता है, तो वो भी समस्या नहीं। लेकिन ये जरूर अभी भी एक दिलचस्पी का विषय है कि राजस्थान में किसके सर पे ताज रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री कोई बनते हैं कि नहीं बनते, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उप मुख्यमंत्री की बात को काफी प्रतीकात्मक मानता हूं, सिंबॉलिक। आज किसको ध्यान है कि यूपी में कौन 2 उप मुख्यमंत्री है और उनकी क्या परफॉर्मेंस या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक पद होता है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो भी एक अन्य मंत्री की तरह होते हैं। तो मुख्यमंत्री होता है, बाकी सब मंत्री होते हैं, उनमें से 2 जनों को या 1 जनों को आप उप मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। वो फिलहाल 2-5 दिन का थोड़ा एडिशनल एक अहम भी सेटिस्फाई होता है और उनके समर्थकों में एक मैसेज भी जाता है कि जी ये सेकेंड अमंगस्ट इक्वल्स हैं, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स तो चीफ मिनिस्टर हो ही गए। बट मैं और राजस्थान की बात करूं या एमपी की बात करूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है, बिल्कुल सही कदम उठाया भाजपा ने। देखिए, सारगोजा जो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं नए मुख्यमंत्री, वहां 14 में से 14 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं इस बार, और 2018 में 14 में से 14 कांग्रेस ने जीती थी। तो लिहाजा अगले चुनावों को और एक लंबे समय की राजनीति छत्तीसगढ़ में कैसी हो उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा अच्छा अस्त्र और रणनीतिक का सूझबूझ का काम बीजेपी ने उठाया है और इसका उन्हें लाभ मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा, आने वाले चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस के लिए अब वहां भूपेश बघेल वगैरह के लिए वापस खड़ा होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपने आदिवासी बना दिया और ये जबरदस्त फॉर्मूला दिया है बीजेपी ने। मैं अजय वर्मा जी के पास जाऊं, कांग्रेस नेता मेरे पास है। धीरे हाँ, उससे पहले मैं जरा शहजाद जी से राजस्थान पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शहजाद जी, क्या कोई परेशानी है राजस्थान में? क्योंकि एमपी का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा, विधायक दल की बैठक कल है, राजस्थान पर कुछ खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। प्राची जी, क्योंकि संजीव भाई खुद राजस्थान से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, उनके ज़माने में पेपर लीक हुआ करते थे, हमारे ज़माने में कोई जानकारी लीक नहीं होगी, प्रयास चाहे जितना भी कर ले आप भी और बाकी हमारे विश्लेषक लोग भी। देखिए, ये कोई भी नहीं जानता कि राजस्थान के विधायकों के मन में अभी क्या है। मैं भी नहीं जानता, मेरी पार्टी का नेतृत्व भी नहीं जानता। विधायक जब एक होंगे, विधायक दल की बैठक ट्यूसडे को शायद बताई जा रही है, जो मैंने सुनी है अभी तक, वो क्योंकि राजनाथ जी और बाकी हमारे जो नेतागण जो ऑब्जर्वर के रूप में उनको मनोनीत किया गया है, वो पहुंचेंगे कल। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें वो सारे लोग अपनी राय को प्रकट करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के पास वो भेजा जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर विचार करेगी, मुहर लगाएगी और नाम आपके सामने होगा। 17 दिन लगे थे अशोक गहलोत जी के नाम को सामने आने में। परेड कर रहे हैं, आज भी पहुंच गए हैं वसुंधरा राजे के घर पर।
क्यों नहीं पहुंचेंगे प्राची जी? मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, पहुंचना ही चाहिए, क्यों नहीं? वसुंधरा जी हमारी बड़ी नेता है, मेरी पार्टी की उपाध्यक्ष है, वो अगर दिल्ली आएंगी तो मैं भी उनके पास पहुंचूंगा। हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष से कोई विधायक, कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता क्या? 10 विधायक मिलने गए तो क्या उसमें बड़ी बात होगी? वो तो 40 विधायकों के लिए कैंपेनिंग करके आई हैं, तो 40 लोग जीते हैं उनके नाम से, उनके प्रभाव से, तो क्यों नहीं जाएंगे धन्यवाद करने के लिए? मैं तो जरूर जाऊंगा, अगर वो आएंगे दिल्ली तो मैं भी जाऊंगा उनसे मिलने। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये कोई हम लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको याद होगा 5 वर्ष पहले हमारे संजीव भाई बैठे हैं यहां पर, तब तो चुनाव करने के लिए कि कौन होगा मुख्यमंत्री, प्रियंका वाड्रा बैठी थी। बताइए प्रियंका वाड्रा का क्या लेना देना था उस समय पर? उनके तो हस्बैंड का केस चल रहा था राजस्थान में, और जिनके हस्बैंड का केस चल रहा है वो कैसे तय कर रही थी मुख्यमंत्री कौन होगा? और मुख्यमंत्री तय करने के बाद भी क्या क्या नहीं हुआ वहां पर। अशोक चांदना धरने पर बैठे, पायलट धरने पर बैठे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों को हमारे तक सीमित रखिए, हम लोग लोकतांत्रिक सामूहिक तरीके से उसका निर्णय बहुत ही जल्द। अजय वर्मा जी, देखिए अब ये जाते जाते शहजाद पूनावाला जी आखिर में अपने कमेंट को पूरा करते करते आप पर कटाक्ष कर गए कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, आप लोगों की तरह थोड़ी ना कि एक नाम आ गया उस पर सबको मोहर लगानी है। प्राची, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी बन ले, भारत में पूरा देश जानता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1937 का एक में बयान पुराने पेपर में था कि पार्टी बड़ी होती है, आदमी छोटा होता है, लेकिन भाजपा में आदमी बड़ा है, पार्टी छोटी है। धन्यवाद तो मैं भागवत साहब का करना चाहूंगा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का कि उनके आदेश और इशारे पर 15 साल तक रमन सिंह साहब आदिवासी तो थे नहीं, जब मुख्यमंत्री बनाया तब इन्हें कोई आदिवासी याद नहीं आया। 15 साल जब से स्टेट बना था, और 15 साल आदिवासी पूरे बाहर रहते थे। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, 40 से ज्यादा सीटें आदिवासियों की है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो आदिवासी के हितार्थ काम किए वो पूरा देश जानता है। और रहा सवाल इसका कि ये जो कह रहे हैं कि आदि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा को पूजा करने वाले लोग, वो बुत परस्त और मूर्ति पूजा के खिलाफ वाले लोग क्या जाने कि आखिर भगवान की पूजा और बिरसा मुंडा साहब की कैसे होती है। देखिए, समय है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जब छत्तीसगढ़ में ये चीजें, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ आरएसएस का। अजय जी, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। आप जैसे आपने शुरुआत की, प्राची जी, आपने सबको बिना किसी व्यवधान के टाइम दिया। अगर आप थोड़ा सा मुझे देंगे फिर बीच में टोक लीजिए। बिल्कुल अजय जी, मैं बिल्कुल व्यवधान पैदा नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया, तो इसमें दिक्कत आपको कहाँ हो रही है? मतलब इतने सवाल क्यों हैं? नहीं, हमें नहीं कोई दिक्कत। हमने तो बधाई दी है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को आप मुख्यमंत्री बना दिया, और आदिवासी लोगों का कि ये केवल पॉलिटिकल विंडेटा 2024 का चुनावी एजेंडा है, भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। आदिवासियों के हितों से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में जब आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट किया जाता है, पेशाब किया जाता है, तब पूरा देश देखता है, फिर चरण चुंबक करके पूरा गंगाजल से धोने का नाटक और नौटंकी करी जाती है। आपको याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश में 1,89,000 केस आदिवासी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ हुए थे, यही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में। और अगर पूरा आंकड़ा दूंगा तो डिबेट आंकड़ों में चली जाएगी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ना तो कांग्रेस को आदिवासी पे कोई एतराज था, ना है, ना होगा। हाँ, इनके कुछ पॉलिटिकल मुखौटे चेहरे जो सेल कंपनियों के रूप में विभिन्न तरह से बैठते हैं। अब इस 3+1 का रेशो जब होता है। लेकिन देखिए अजय वर्मा जी, गजब का कॉन्फिडेंस है आपका आदिवासियों को लेकर। अभी अभी आदिवासियों ने आपको छत्तीसगढ़ में हराया है, सरगुजा में क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बस्तर में 8 सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने। आप फिर भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करते आदिवासियों के लिए। 30 सेकंड सुन लीजिए, इसी पे बताने जा रहा हूं। जी। देखिए, अमित शाह जी के वो भाषण मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, अभी और छत्तीसगढ़ के निकाल लीजिए। मित्रों, हम छत्तीसगढ़ में 45 से 55 सीट जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश में 155 से 165 सीट जीतेंगे, हम राजस्थान में 100 से 115 जीतेंगे। ये हमें पता है किस तरह से सीट जीती गई हैं। हमने 15,000 शिकायत चुनाव आयोग को की है, उसका एक भी निस्तारण दिया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं इंतजार कर रही थी अजय जी कि आप चलिए इस पॉइंट पर आइए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि वो जो आप वो एक घुमा रहे हैं ना, वो आंकड़े घुमा रहे हैं कि ये इतना % वोट हमें मिला है, इतना % वोट हमें मिला है, हम जीते हैं, या तो वो गलत है या तो ईवीएम गलत है। अब तय कर लीजिए क्या गलत है। शहजाद जी जवाब दे दीजिए। तो आपने कुछ नहीं किया, मुखौटा है ये, पॉलिटिकल मुखौटा। 1 सेकंड अजय। देखिए, अभी तो मैंने वो शुरुआत ही नहीं की, आपने चलो पहले देखिए प्राची जी, मुझे लगा कि कम से कम आज के दिन पर, रुक जाइए प्राची जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? इंटरप्ट बोलिए।
प्राची जी, मुझे लगा कम से कम आज तो कुंठा और नकारात्मकता का भाव कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी और कम से कम अपने जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जिन्होंने तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए, कुर्मी के डीएनए से बेहतर कैसे होता है, कम से कम उस पर सोच विचार करेगी कि किस प्रकार के व्यक्ति को बिठाया है। ये तो बयान मुझे लगता है सारे उत्तर भारतीयों का एक प्रकार से अपमान है। परंतु चलिए, इनकी जो भी मानसिक कुंठा है, इन्होंने मेरे धर्म के ऊपर भी आक्षेप किया। शायद आपने मिस कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध पूजा, बुद्ध परस्ती के खिलाफ हूं, इसलिए मैं भगवान बिरसा मुंडा को क्या जानूंगा। ऐसा है अजय वर्मा जी, मुझे आप बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा का गांव कौन सा है और उस गांव में पहुंचने में कौन सा पहला प्रधानमंत्री था जो वो गांव पहुंचा। अब गूगल मत करना, अगर हैसियत है तुम्हारी तो बिरसा मुंडा जी के गांव का नाम बता दो। बिरसा मुंडा जी के गांव का नाम बता दो। उलीहाटी गांव है, उलीहाटी गांव है उनका। प्राची जी, मुझे देखिए, मुझे बोलना नहीं है। जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है आपके शो पर, प्राची जी मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ। अजय जी रुक जाइए। प्राची जी, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? क्या हो रहा है? अजय जी, प्राची जी, मैं अपनी बात पूरी कर बीच में सकता जब हूँ? शहजाद जी नहीं बोल रहे थे तो मैं आपसे भी प्राची रिक्वेस्ट जी, मैं अपनी करूंगी बात कि आप पूरी ना कर बोलें। सकता हूँ? हाँ बोलिए, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। देखिए प्राची जी, मुझे पता है कि आजकल जो कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में अपने प्रवक्ता कई जगहों पर भेजती नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्पेयर जेरोक्स कॉपियों से हमें काम चलाना पड़ता है। ठीक है, परंतु इस प्रकार की टिप्पणी अगर नेशनल टेलीविजन पर की जाए और उसको स्वीकारा जाता है, खासकर इंडिया टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। बहरहाल वो विषय नहीं है। मेरा धर्म मेरे घर में है। मैं आज एक भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा के गांव तक पहुंचने में 75 वर्ष क्यों लगे? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय दिवस गौरव जयंती के रूप में मनाने में 75 वर्ष क्यों लगे? द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने में 75 वर्ष क्यों लगे? और जब उनको बनाया जा रहा था राष्ट्रपति, तो किसने उनको दुष्ट मानसिकता का और राष्ट्रपति कहने का दुष्कर्म किया? जरा अजय वर्मा जी अपने भीतर झांके। इस प्रकार की ओछी और निम्न स्तर की टिप्पणी आपसे अपेक्षित है क्योंकि आप कांग्रेस में हैं। इसलिए रेवांत रेड्डी ने भी कुर्मी और ओबीसी के डीएनए पर सवाल आपत्ति जताई और हो सकता है ये मुझसे मिस हो गया। क्या अजय वर्मा जी आपने कोई पर्टिकुलर टिप्पणी की है शहजाद पूनावाला जी पर, उनके धर्म को लेकर? नहीं, ये तो उन्होंने कहा बुद्ध परस्ती के खिलाफ जाने वाले लोग जो है, ये कैसे जाने कि भगवान बिरसा मुंडा को कैसे पूजा जाता है। भाई साहब, मैं कैसी पूजा अर्चना करता हूँ वो आपका विषय नहीं है। इनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं। अगर मैं ये आपका विषय नहीं है, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। स्लिप नहीं, आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था। ये स्लिप ऑफ टंग जो है, आपको याद है अधीर रंजन जी? प्राची जी, क्या इस प्रकार की टिप्पणी आपको करनी है? आपको ये बताना, आप बता दीजिए इस प्रकार की टिप्पणी अगर जायज है तो। मान रहे हैं गलती हुई नहीं, मैं उसकी बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जब कहा था राष्ट्रपति मुर्मू को ये झूठ बोलो मित्रों, सुबह बोलो, जोर से बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। लेकर आपके नेता क्या-क्या बोल जाते हैं, ये शायद अजय वर्मा जी लंबी लिस्ट आपके पास आपको रखनी चाहिए कि आपके नेता अभी हाल ही में क्या-क्या बोल गए और फिर स्लिप ऑफ टंग बोलकर आप उसे अरे मैं सुनूंगी सर, फिर आप उस पर पर्दा डालने लग जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से अब एक सियासी जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस कह रही है तो पॉलिटिकल स्टंट है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना, काम तो हमने किया, बीजेपी तो कुछ नहीं करती। नहीं, मैं प्राची फिर से कहूंगा कि ठीक बात है, आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जरा उस समाज के बारे में सोचिए। आदिवासी समाज ने कभी भी कोई बहुत राजनीति में रिएक्शन वाली राजनीति नहीं की। आप ध्यान से देखिए, कभी भी बड़े भोले होते हैं, बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक हमेशा चाहे कांग्रेस की तरफ से कह लीजिए या कहा जाता है कि अरे भाई ये तो किसी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। अब मैं जानबूझकर इसको मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, जब कोई आदिवासी और वनवासी पर बांटने लगे तो फिर आप इसी से समझिए। अब संघ तो वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से बरसों से काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री उसको एक तरह से कहें कि उसको समर्थन देते थे, उसको प्रश्रय भी देते थे। पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस के लोग आज के समय में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। हर चीज में बांटने का देख रहे हैं। कभी उत्तर दक्षिण हो जाता है, कभी अगड़ा पिछड़ा हो जाता है, कभी आदिवासी वनवासी हो जाता है। अब जब विष्णुदेव साय जी बैठेंगे कुर्सी पर, द्रौपदी मुर्मू जी रायसीना पहाड़ी पर बैठी हुई हैं,
जब नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं और बड़ी छोटी सी, मतलब उसको मोदी जी तो अपने अंदाज में कहते हैं, एक सिकल सेल एनीमिया होता है। ये आमतौर पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, उनमें होता है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो योजना शुरू की थी। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता, सिर्फ राजनीति के लिए करना होता, तो उस वक्त कितना कर पाते। और कमाल की बात देखिए कि मोदी जी ने योजना मुख्यमंत्री रहते शुरू की, लेकिन गुजरात में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और वहां की जो ट्राइबल पार्टी है वो जीतती रही। लेकिन क्या वो योजना रुकी? नहीं रुकी। उस योजना को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। मध्य प्रदेश में जब उस गांव में पहुंचते हैं जहां हर बच्चा फुटबॉल खेलता है, वहां जिक्र करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ उसका जिक्र करते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि राजनीतिक काम है, अरे भाई तो राजनीतिक काम क्यों नहीं किया? कांग्रेस को कोई मना करता है क्या? और आप अगर मुख्यमंत्री को भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रतीक भर है, तो क्या अशोक गहलोत प्रतीक थे? भूपेश बघेल प्रतीक थे? कोई तो बात करते हुए थोड़ा तुकताल करना चाहिए। तर्क और तथ्य की बुनियाद पर बोलेंगे तो लोगों को वो बात अपील करेगी, वरना ऐसे ही भरोसा खोते जाएंगे। अजय वर्मा जी, दीजिए जवाब अब इस बात का। देखिए, हाँ, प्राची जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अभी आप जो पूछ रही थी ना, देखिए, एक मैं आपको टीवी पे दिखा रहा था अभी, एक खाचरोद नागदा विधानसभा है, मैं इसके बाद आपका जवाब दूंगा। फिर उस पर कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशियों को मिले 8,364, भाजपा के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000। ये एक पोस्ट 1 दिसंबर को इनके शहजाद पूनावाला के परम IT सेल के लोगों ने डाली मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर। और फिर जो हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से जब हमने 3 तारीख को रिजल्ट के बाद लिया, तो डॉक्टर जो वहां पर विधायक थे तेजेंद्र सिंह चौहान, इनको मिले 93,000 और दिलीप सिंह गुर्जर को मिले 77,000। तो ये मशीनों का आइडिया बिल्कुल सेम एक्यूरेसी, इसके खिलाफ हमारे नेता दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग में शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट गए। और एक मुझे लग रहा था अजय वर्मा जी आज तो थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। अब तो 3 राज्यों में सरकार बना रही है, तेलंगाना में भी उसी ईवीएम से चुनाव हुए थे। मुझे इस मुद्दे पर अभी आपसे चर्चा नहीं करनी है। मैं बात कर रही हूँ सरकार गठन की, आप मुझे पीछे लेकर जाने। तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुई? तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुई? नहीं, इनकी रणनीति है। तेलंगाना में इनकी एक सीट थी। कमाल करते हैं अजय वर्मा जी, आपके खिलाफ अगर नतीजे आ जाए तो ये इनकी रणनीति है। ये क्या बात करते हैं सर आप? मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, ये पूरे देश के 67% लोग, 70% आबादी ये चाहती है कि अगर मोदी है मुमकिन तो यानी कर्नाटक, कर्नाटक में आप जीते तो ये शहजाद पूनावाला जी की रणनीति थी। हिमाचल प्रदेश में जीते तो ये बीजेपी की रणनीति थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये हार हमारे को मंजूर नहीं है। सर, जांच के लिए कितनी बार चुनौती दी जा चुकी है आप लोगों को? कितनी बार नेताओं को कहा जा चुका है कि आइए कर लीजिए जांच, तब तो पीछे खींच लेते हैं अपने कदम और फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। शहजाद पूनावाला जी, अब वो तो यकीन नहीं कर पा रहे अभी भी। वो दूर जाकर रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। हाँ। तो प्राची जी, आप सत्यता स्वीकारिए, ये माना मित्र। नहीं सर, मुझे सत्यता स्वीकारने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे लग रहा है आपको स्वीकारनी है। अभी आपको स्वीकारनी है। तेलंगाना में जीत का जश्न मनाना है तो इन 3 राज्यों में हार की समीक्षा करनी है। ईवीएम का झुंझुना हर जगह काम नहीं आता है। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे दीजिए। हम लोग, आप प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए 2 मिनट, बोलिए। कर रहे हैं। प्राची जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? बीच में बहुत डिस्टरबेंस होता है बार-बार। जी बोलिए बोलिए। बीच में कुछ लोग बोलते रहते हैं अपने समय के बाद भी। प्राची जी, हाँ प्राची जी, वो कहावत है ना, ताउम्र कांग्रेस और उनके स्टेपनी वही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, स्टेपनी और कांग्रेस आईना साफ करते रहे। तो अभी भी वो आईना साफ ही कर रहे हैं। वो अपने चेहरे की धूल तो देखना ही नहीं चाहते। भाई इतनी ही आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था तो तुरंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाइए, इलेक्शन कमीशन से कहिए कि पहला वहां पे बैलेट पेपर का चुनाव करवा ले, तुरंत करवा लो। कौन रोक रहा है आपको? जाइए ना, इस्तीफा दीजिए, बोलिए भाजपा ने हमको जिता दिया, ईवीएम वैसे गड़बड़ है, हम चाहते तुरंत चुनाव हो जाए बैलेट पेपर पे। प्राची जी बोलूं? और देखिए ना, कम से कम मैं तो खुश हूँ प्राची जी, आपके शो पर केवल बोलिए बोलिए। मैं तो खुश हूं कि कम से कम केवल ईवीएम पर ही फ्रस्ट्रेशन आ रहा है।
ये तो कुछ लोगों ने तो जनता पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, क्या क्या नहीं बोला, गौमूत्र राज्य से हैं, ये सारे लोग जहरीले हैं, ये उत्तर के लोग अशिक्षित हैं, ये उत्तर के लोग जो है वो यहाँ पर साउथ में नौकरी करते हैं और उत्तर में जाकर भाजपा को वोट दे देते हैं। क्या क्या नहीं बोला ये यूट्यूबर और इनकी मंडली ने। तो इनसे पूछे ना, 5 वर्ष पहले ये सारे लोग ठीक थे और अमेठी का चुनाव हार गए, उसके बाद ये उत्तर के लोग बुरे हो गए और प्रियंका वाड्रा ने इनको भैया बोल दिया, तब तो ये बुरे हो गए थे क्योंकि चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें जो करते हैं, कभी जनता को राक्षस, जनता के विवेक पर सवाल, ईवीएम पर चयनात्मक रूप से सवाल, इनका क्या जवाब दिया जाए। हम तो आपसे चर्चा करेंगे कि देखिए, आदिवासी समाज के प्रति केवल वोट बैंक के लिए नहीं, हमारा उनके साथ ऐसा रिश्ता है, 2014 से कोई भी योजना मोदी जी की उठा लीजिए, आदिवासी समाज उसके केंद्र में है। इसीलिए चाहे वो नल से जल की योजना हो, घर आवास बनाने की योजना हो, शौचालय की योजना हो, 60-60, 70-70% बेनिफिशियरी SC, ST, OBC समाज से आते हैं। हर्षवर्धन जी ने जो उदाहरण दिया सिकल सेल अनीमिया का, उसके अलावा भी ऐसे कई उदाहरण हैं आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, जैसे कि उनको माइनिंग फंड में हिस्सेदारी देना लोकल एरिया में, ये पहले नहीं किया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की कटिबद्धता है, हमारे लिए संकल्प है, आदिवासी समाज के लोग हमारे लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रतिनिधित्व देना। ये मोदी जी ने इसको अपना एक सूत्र बनाया है और इसको हम आगे करते अब दे दीजिए। अजय वर्मा जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, बहुत देर से आप बीच में आना चाह रहे हैं, छोटा सा जवाब उनकी बात का। देखिए प्राची जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आपके बारे में और पार्टी के बारे में जो धारणा है पूरे देश में, वो पूरा देश जानता है कि आप क्या करते हैं। और सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। आप तीनों स्टेटों में इस्तीफा दिलाइए, हम अपने स्टेटों में दिलाते हैं, और कराइए चुनाव बैलेट पेपर से। पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि आप कहां हैं, हम कहां हैं। कहां गोल गोल घूम रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उन्होंने नहीं उठाया, आपने उठाया था, तो तेलंगाना में स्टेप आपको लेना है। चेहरे पर धूल की बात अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं और फिर आप वही वोट प्रतिशत पूरे सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। तो थोड़ा रुक जाइए, इतना कंफ्यूज मत होइए। मैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान पर चर्चा करने चली थी। मुझे लगा शायद आप इनके पार्टी को लेकर कुछ सवाल करेंगे। आप तो अभी चुनाव में हार की उससे नहीं निकल पा रहे हैं, दुख से नहीं निकल पा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ये जीत पार्टी की नीतियों की है, या जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ बैठकर कह रहे हैं छल हो गया, ये छल का नतीजा है? नहीं, देखिए, ये ईवीएम वाले मुद्दे को तो मैं कभी भी तरजीह ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि वो तो ऐसी बात हो जाएगी कि फिर तो सारी प्रक्रिया पे विश्वास उठ जाए, सब चीज़ नए सिरे से फिर एक क से सारी बातें शुरू हों। तो ईवीएम पे संदेह पैदा होना बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। और दूसरी चीज़, सिवाय अब मैं मेरी बात कर सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ इतना दूर था और एक चर्चा चल रही थी कांग्रेस जीतेगी, उसके सिवा तो हम मालूम सबको लग ही रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में आते आते चुनाव बहुत कांटे का हो गया था, लोग मानने लग गए थे बीजेपी जीत रही है। हाँ, मध्य प्रदेश में मार्जिन ऑफ विक्ट्री जरूर कुछ लोगों को सरप्राइज किया, मुझे भी सरप्राइज किया कि रिकॉर्ड बहुमत से जीती है इस बार बीजेपी, जिसकी अपेक्षा हम नहीं कर रहे थे, अंदाजा नहीं था। लेकिन ईवीएम पे संदेह करना ये फिजूल की बात है। देखिए, बीजेपी की बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी है, वो बड़े फोकस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, उनका एक निश्चित सोच है और उसमें सारे पहलू हैं। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास एक राजनीतिक रणनीति की कमी नहीं है, ध्रुवीकरण का एक अच्छा उनके पास हथियार है जो कांग्रेस जिसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। उसके समझ में नहीं आता कि वो उसके सामने क्या करे। अशोक गहलोत ये मानने को तैयार नहीं है राजस्थान में कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, टिकटों को जो नहीं चेंज किया गया, बड़ी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ थी, वो सब हारे, वो सिर्फ ध्रुवीकरण को ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गलत है, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से हार गई कांग्रेस, इस बात को भी एक मानना अतिशयोक्ति होगी। तो कांग्रेस एक क्या बिखरी हुई पार्टी है इस समय, और उसमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखने वाला और कोई एक मजबूत हाथ है नहीं स्टीयरिंग व्हील पे जो कि कप्तान की भूमिका निभा सके। तो वो कांग्रेस की समस्या है। तो नीतियां भी हैं और एक सोशल इंजीनियरिंग, मतलब सब चीज का कॉम्बिनेशन है इस समय बीजेपी, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने में कामयाब है। अब चुनाव जीत रही है इसका मतलब सब बीजेपी में सही है, मैं ऐसा भी नहीं मानता। हमें अपनी बात और सोच रखने का अधिकार है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मैं जो चाहता हूं
उस हिसाब से समीक्षा करूं तो वो भी गलत है, क्योंकि जो जमीन पे हो रहा है उसको समझ के आपको जमीनी सच्चाई की समीक्षा करनी है, उसको अपने मत में ढाल के लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। विशफुल थिंकिंग का माध्यम थोड़ी है टीवी डिबेट्स। ठीक है, शहजाद पुनावाला जी। देखिए, जो बातें संजीव जी ने की उनका तो लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, तो उन्होंने सही बोला, परंतु एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण हम करते हैं। मान्यवर, सनातन को समाप्त करने की बात कहां से निकली? हिंदू धर्म के खिलाफ समाजवादी, आरजेडी, कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे जैसे लोगों ने लगातार बोला और उसको कंडेम नहीं किया गया। और वो कार्ड फेल होने के बाद, ओबीसी का कास्ट कार्ड फेल होने के बाद अब उत्तर बनाम दक्षिण कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया? जो स्टेटमेंट रेवंत रेड्डी का आया, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलकर खंडन किया है? क्या इंडी गठबंधन के लोगों ने खंडन किया है? तो ध्रुवीकरण का आरोप हम पर लगाना मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। पहली बार पसमानदा समाज के विषय में अगर किसी ने बोला है तो नरेंद्र मोदी ने बोला है। 3 तलाक को खत्म किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार का ध्रुवीकरण का आरोप हम पर लगाना ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, एक आधा कोई स्टेटमेंट कोई करता तो हम तो कार्रवाई करते हैं, बाकी लोग तो कार्रवाई भी नहीं करते। ऐसे मुझे उग्रवादी, आतंकवादी, मुजाहिदीन, और अभी कांग्रेस के समर्थक ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूं, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों पे तो कार्रवाई भी नहीं होती। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हम जिस फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पिक्चर साफ हो गई। जी जी जी, बोलिए संजीव जी। इसी बात से सॉरी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, मैं तो इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि सिर्फ मेरी एक ही बात से असहमत है शहजाद, बाकी सब बातों से सहमत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या कोई फॉर्मूला आपको छत्तीसगढ़ से निकलकर समझ में आ रहा है कि एमपी में प्रभाव डालेगा? कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि आदिवासी तो वहां मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में दिया जाएगा? नहीं, मुझे निश्चित तौर पर कई बार लगता है ना, और ये बात मैं कहता भी हूं, फिर से कह रहा हूं। देखिए, संजीव जी ने जो कहा, उनकी हर बात से दोनों पार्टियां अगर सहमत हो जाए ना और उसको जरा ठीक से समझें। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक बड़ा फीडबैक का प्रोसेस है, वहां तो कई लोग समझाने वाले हैं। और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, लोग गलत समझते हैं कि मोदी शाह तानाशाह हैं, अपने मन की चलाते हैं। अपने मन की चलाना भारत के लोकतंत्र में किसी नेता के लिए संभव नहीं हो सकता। एक नेता ने कोशिश की थी आपातकाल लगाकर, क्या हुआ हश्र वो सबने देख लिया। तो ये संभव नहीं है, नरेंद्र मोदी हो या कोई नेता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसको अच्छे से लागू करा लेते हैं। आज जो संजीव जी ने अभी कहा, उस बात को सोचिए। वो कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति कांग्रेस में होती तो शायद सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी तक रिसोर्ट पॉलिटिक्स होने लगती, क्या क्या होता उसका अनुमान नहीं। लेकिन यहां क्या है, यहां अब तक नहीं हो पाया, बावजूद इसके कि ये खबरें चली, बीच में आया किसी ने बाड़ेबंदी कर ली, फिर पता चला भैया वसुंधरा जी ने आके नड्डा जी को सफाई दी, नड्डा जी ने अमित शाह को बताया, अमित शाह ने कहा ये तो पहले से मेरे पास रिपोर्ट है कि ये वाला काम वसुंधरा ने नहीं किया है। लेकिन वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, ये लगभग पार्टी में तय है। ये जो मेरा अनुमान कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक जो राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते जो समझ में आता है, वो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीछे की राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा आगे की राजनीति करती है। और इसीलिए रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, इसीलिए वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी है कि क्या कांग्रेस को यह बात समझ में आएगी कि भाई आप जिसको कहते हैं कि प्रतीकात्मक है, आप प्रतीकात्मक कहकर उससे पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ इसलिए आपने प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री बना दिया कि भैया 84 में दंगा हुआ था, सिख सरदार अभी तक गुस्से में हैं, इसीलिए बना दिया था क्या? तो ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है आज के समय में जनता बहुत जागरूक है, सब कुछ रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। न नेता को, न पत्रकार को, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, जनता से समझदार कोई नहीं। अजय वर्मा जी, आप समझ में आया? आपको दोनों ही सीनियर पत्रकार आपको समझा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आपको समझा रहे हैं कि समीक्षा करिए, लेकिन ईवीएम से नहीं, किसी और चीज से। हाँ प्राची जी, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो रीत और रिवाज चल रहे हैं इस देश में इस वक्त और चैनलों पर, कि अगर 3 दिन कांग्रेस ने सबसे पहले 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करा और अपना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को घोषित करके शपथ की कार्यवाही भी करा दी। आपके यहाँ 10 दिन हो गए हैं, और अगर यही काम कांग्रेस के होता तो रिसोर्ट्स की, जैसे अभी एक साहब अभी चर्चा कर रहे थे, हैं तो वो पत्रकार लेकिन पूर्ण रूप से वो कहाँ हैं पूरा देश जानता है, चर्चा कर रहे थे कि साहब उनका केवल एक टारगेट ये है कि कांग्रेस को या उसके नेताओं को जितना पानी भर के पी के कोसा जाए उसे कोसिए, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि 2014 में
जो देश में बैंकों का एनपीए था 2,55,000 करोड़ था, आज 12,50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बस भाजपा ही गुणगान में लगे रहते हैं। चलिए, लगना अच्छी बात है, इनका अपना निर्णय है। भाजपा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किसको बना रही है, उसको बना रही है। 2024 की हमारा कांग्रेस का बब्बर से गुणगान नहीं हो रहा अजय वर्मा जी, आप बुरा बहुत जल्दी मान जा रहे हैं। आप हर एक बात का बुरा मान जा रहे हैं। आपको समझाया जा रहा है तो भी आप बुरा मान जा रहे हैं। बुरा मानने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना आपको समझाया जा रहा था। अब राजस्थान में क्या हुआ, सर रुकिए, राजस्थान में 5 साल क्या हुआ वो सबके सामने था ना, तो पूछेंगे ना आपसे सवाल। मध्य प्रदेश में कैसे आपकी सरकार गई, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया लग गए, सबके सामने था ना। आदिवासियों को छोटा सा जवाब OPS, हर्षवर्धन जी, फिर मुझे लेकिन ब्रेक नहीं अगर जनता की समझ में आता है तो हम धन्यवाद जनता का किया कि हमें चलो 70 वोट दिए जनता ने। चलिए, आ गए आप जनता पर, ईवीएम के बाद अब जनता पर भी आ गए। बोलिए हर्षवर्धन जी। सिर्फ एक लाइन, पहली बात ये कि जब लोगों को हम धन्यवाद दे रहे हैं तो पत्रकार को लोकसभा के चुनाव में जनता। अरे रुक जाइए अजय वर्मा जी, मुझे खत्म करना है, फिर रुक जाइए। तर्क नहीं है, लेकिन एक लाइन का जवाब अजय वर्मा जी से पूछिए, पिछली बार राजस्थान में कितने दिन में मुख्यमंत्री चुन पाए थे? बता के चाहेंगे, अभी दिन गिन के बता के जाएंगे कितने दिन में चुन पाए थे, बता दीजिए अजय वर्मा जी। वर्तमान जी प्राची, वर्तमान 2023 में विधानसभा की 3 स्टेटों के 4 स्टेटों के चुनाव पर चर्चा हो रही है। फिर ये चले जाएंगे 1947 पर, फिर आजादी पर, फिर नहीं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है अजय वर्मा जी, आपका दुख, आपका दर्द है ईवीएम को लेकर, मैं समझ रही हूँ। और अगले चुनावों में जोरों शोरों से उठाइएगा इस मुद्दे को, हारने के बाद मत उठाइएगा, लगेगा कि आप सीरियस हैं। मैं शहजाद आपके पास नहीं आ पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।